विक्टर फ्रैंकल की उत्कृष्ट कृति मनुष्य के अर्थ की खोज, मैन सर्च फॉर मीनिंग, एक गहन और हृदय विदारक पुस्तक है जो प्रलय के सबसे गहरे अंधेरे से ज्ञान और आशा की किरणें निकालती है। ये सिर्फ एक आत्मकथात्मक विवरण नहीं है, बल्कि ये लोगोथेरेपी नामक उनके मनोचिकित्सा पद्धति का एक परिचय भी है, जो अर्थ की खोज को मानव अस्तित्व का प्राथमिक प्रेरक बल मानती है। ये पुस्तक उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक है जो जीवन में अपने उद्देश्य और अर्थ को समझना चाहते हैं, भले ही वे कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हों। भाग 1, एकाग्रता शिविरों में एक मनोवैज्ञानिक का अनुभव, एक्सपीरियंसेस इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। पुस्तक का पहला और सबसे शक्तिशाली भाग एकाग्रता शिविरों में फ्रैंकल के अपने भयानक अनुभवों का विस्तृत वर्णन करता है। फ्रैंकल, जो एक प्रशिक्षित मनोचिकित्सक थे, ऑश्विट्ज़ और अन्य नाजी एकाग्रता शिविरों में कैद थे, जहां उन्होंने अपने परिवार को खो दिया और अकल्पनीय पीड़ा का अनुभव किया। इस भाग में वो न केवल अपनी व्यक्तिगत यात्रा का वर्णन करते हैं, बल्कि वे साथी कैदियों के मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों का भी अवलोकन करते हैं। फ्रैंकल 3 मनोवैज्ञानिक चरणों का वर्णन करते हैं जो कैदी आमतौर पर अनुभव करते थे। एक, गिरफ्तारी का सदमा और प्रवेश चरण, द शॉक ऑफ एडमिशन। जब कैदियों को पहली बार शिविरों में लाया गया तो वे गहरे सदमे और अविश्वास की स्थिति में थे। उनकी दुनिया अचानक और क्रूरता से बदल गई थी। इस चरण में भय, घृणा और एक प्रकार का भ्रम प्रबल होता था। उन्हें अपनी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था, उनके व्यक्तिगत सामान छीन लिए गए थे और उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में धकेल दिया गया था। कई लोग इस सदमे से उबर नहीं पाए और उन्होंने जल्दी ही उम्मीद खो दी। 2, रूटीन का चरण, द फेज ऑफ रूटीन। एक बार जब सदमा कम हो जाता था तो कैदी एक प्रकार की उदासीनता और भावनाहीनता विकसित कर लेते थे। वे क्रूरता, भूख, ठंड और लगातार मौत के खतरे के आदी हो जाते थे। ये उदासीनता एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती थी, जिससे वे अकल्पनीय पीड़ा का सामना कर पाते थे। इस चरण में उनका एकमात्र लक्ष्य जीवित रहना था। वे शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते थे, यहाँ तक कि सबसे भयानक दृश्य भी उन्हें प्रभावित करना बंद कर देते थे। भूख और नींद की कमी से मतिभ्रम भी आम थे। फ्रैंकल इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैदियों में एक विशेष प्रकार की आंतरिक स्वतंत्रता बनी रह सकती है। बाहरी परिस्थितियों से चाहे जितनी भी बुरी हों, इंसान के पास हमेशा ये चुनने की स्वतंत्रता होती है कि वो उन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। ये उनके विचारों, भावनाओं और उनके दृष्टिकोण को नियंत्रित करने की क्षमता थी। जिन कैदियों ने इस आंतरिक स्वतंत्रता को बनाए रखा, उनमें जीवित रहने की अधिक संभावना थी। उन्होंने पाया कि जो लोग अपने जीवन के लिए एक अर्थ खोज सकते थे, माइनस चाहे वो परिवार के लिए जीने की इच्छा हो, एक अधूरे काम को पूरा करने की आशा हो या दूसरों की मदद करने का दृढ़ संकल्प हो, माइनस वे भयानक परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सफल रहे। इस चरण में कैदी अक्सर अपनी मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते थे। एक दूसरे को थोड़ी सी रोटी देना, एक दूसरे को सुनना या यहाँ तक कि प्रकृति की सुंदरता में थोड़ी देर के लिए खो जाना, माइनस ये सब जीवन के अर्थ की छोटी छोटी किरणें थीं। फ्रैंकल ने देखा कि उन कैदियों में आत्मघाती प्रवृत्ति कम थी, जो भविष्य की ओर देख सकते थे, भले ही वो अनिश्चित हो। 3, मुक्ति के बाद का चरण, द फेज आफ्टर लिबरेशन। जब शिविरों को मुक्त किया गया तो कैदियों को एक और मनोवैज्ञानिक झटके का सामना करना पड़ा। अचानक मिली स्वतंत्रता को संभालना मुश्किल था। कई लोगों को अपनी भावनाओं को फिर से महसूस करने में कठिनाई हुई, जबकि कुछ ने अपने अनुभव के कारण एक प्रकार का कड़वाहट और प्रतिशोध की भावना विकसित कर ली। उन्हें डिकम्प्रेशन सिंड्रोम का अनुभव हुआ, जहां उन्हें सामान्य जीवन में लौटने में कठिनाई हुई। उन्हें लगता था कि वे अब सामान्य जीवन नहीं जी सकते। कुछ लोगों को लगता था कि उन्हें अन्याय का शिकार बनाया गया है और उन्हें बदला लेने की आवश्यकता है। फ्रैंकल ने इस बात पर जोर दिया कि इस चरण में भी व्यक्ति को अपने जीवन के लिए एक नया अर्थ खोजना होता है। उन्हें अपने अनुभवों को स्वीकार करना था, उनसे सीखना था और एक सार्थक भविष्य की ओर बढ़ना था। फ्रैंकल इस भाग में कई मार्मिक उदाहरण देते हैं। वे उन कैदियों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों के बारे में सोचते हुए या एक अधूरे काम को पूरा करने की आशा के साथ अपनी आत्मा को जीवित रखा। वे ये भी बताते हैं कि कैसे कुछ कैदियों ने अपने भीतर की नैतिक स्वतंत्रता को बनाए रखा, दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति दिखाते रहे, भले ही उनके आसपास सब कुछ क्रूरता और निराशा से भरा था। वे इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, अंतिम मानवीय स्वतंत्रता। किसी भी दी गई परिस्थितियों में अपना दृष्टिकोण चुनने की, अपना रास्ता चुनने की। भाग 2, लोगोथेरेपी की मूल अवधारणाएं, फंडामेंटल्स ऑफ लोगोथेरेपी। पुस्तक का दूसरा भाग फ्रैंकल की मनोचिकित्सा पद्धति, लोगोथेरेपी के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। लोगोथेरेपी शब्द लोगोस से आया है, जिसका अर्थ है अर्थ। फ्रैंकल का तर्क है कि फ्राइडियन मनोविज्ञान का सुख की इच्छा और एडलेरियन मनोविज्ञान का शक्ति की इच्छा के विपरीत मनुष्य का प्राथमिक प्रेरक बल अर्थ की इच्छा है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ खोजने में असमर्थ होता है तो वो एक अस्तित्वगत शून्यता, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का अनुभव करता है, जो अक्सर निराशा, बोरियत और न्यूरोसिस का कारण बनता है। लोगोथेरेपी के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। 1, अर्थ के लिए इच्छा, द विल टू मीनिंग। ये लोगोथेरेपी का केंद्रीय सिद्धांत है।
फ्रैंकल का मानना है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य और अर्थ की तलाश करता है। जब ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति को अस्तित्वगत निराशा का अनुभव होता है। अर्थ बाहरी रूप से नहीं दिया जाता है, इसे व्यक्ति द्वारा खोजा जाना चाहिए और बनाया जाना चाहिए। 2. जीवन के अर्थ की खोज, द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। फ्रैंकल का तर्क है कि जीवन का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय और विशिष्ट होता है। इसे अमूर्त रूप से नहीं पूछा जाना चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विशिष्ट जीवन की परिस्थितियों में इसे खोजना होगा। अर्थ को 3 मुख्य तरीकों से पाया जा सकता है। कुछ बनाने या कोई कार्य करने से, बाय क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड। रचनात्मकता, काम या समाज में योगदान के माध्यम से अर्थ पाया जा सकता है। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को लगता है कि वो महत्वपूर्ण है और जिससे कुछ मूल्यवान उत्पन्न होता है। किसी चीज का अनुभव करने या किसी व्यक्ति का सामना करने से, बाय एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन। प्रेम, सुंदरता, कला, प्रकृति और मानवीय संबंधों के अनुभव से अर्थ प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी अन्य व्यक्ति में अर्थ को देखने और उसे समझने की क्षमता प्रदान करता है। अपरिहार्य पीड़ा के प्रति अपने दृष्टिकोण से, बाय द एटीट्यूड वी टेक टुवर्ड अनअवॉइडेबल सफरिंग। ये लोगोथेरेपी का सबसे शक्तिशाली और अनूठा पहलू है। फ्रैंकल का तर्क है कि जब किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसे बदला नहीं जा सकता है, जैसे लाइलाज बीमारी या हानि, तो भी वो उस पीड़ा के प्रति अपने दृष्टिकोण को चुनकर अर्थ खोज सकता है। पीड़ा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, एक अवसर के रूप में जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और गरिमा को प्रकट कर सके। ये पीड़ा को अर्थ देने की क्षमता है, न कि उससे व्यर्थ में पीड़ित होने की। 3. स्व उत्कृष्टता, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। मनुष्य का अस्तित्व हमेशा अपने आप से परे किसी चीज या किसी व्यक्ति की ओर निर्देशित होता है। सच्चा अर्थ केवल तभी पाया जा सकता है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से परे देखता है और किसी बड़े उद्देश्य या अन्य व्यक्ति की सेवा करता है। स्व उत्कृष्टता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे देखता है और किसी बड़े उद्देश्य या मूल्य से जुड़ता है। 4. जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रैंकल का मानना है कि स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। मनुष्य के पास अपनी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता के साथ ही जीवन में अपने अद्वितीय अर्थ को खोजने और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आती है। 5. सामूहिक न्यूरोसिस और अस्तित्वगत शून्यता, मास न्यूरोसिस एंड द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। फ्रैंकल ने अपने समय में बढ़ती अस्तित्वगत शून्यता की पहचान की, जिसे उन्होंने सामूहिक न्यूरोसिस कहा। जब लोग अपने जीवन में अर्थ खोजने में विफल होते हैं तो वे बोरियत, उदासीनता, आक्रामकता और व्यसन जैसे विभिन्न प्रकार के न्यूरोसिस का अनुभव कर सकते हैं। वे अक्सर अपनी खुशी या सफलता को बाहरी कारकों पर निर्भर करते हैं, जिससे एक अंतहीन खोज होती है जो कभी संतुष्टि नहीं देती। लोगोथेरेपी का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी एक भविष्य उन्मुख चिकित्सा है। ये व्यक्ति को अपने भविष्य में अर्थ खोजने और उसे पूरा करने में मदद करती है, बजाय इसके कि वो अतीत की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करे। इसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि डेरिफ्लेक्शन। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति को अपनी अत्यधिक आत्मजागरूकता से दूर हटने और अपने स्वयं के कार्यों या भावनाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय किसी बाहरी उद्देश्य या व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की जाती है। उदाहरण के लिए, चिंता से पीड़ित व्यक्ति को अपनी चिंता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसे किसी ऐसे कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसे वो पूरा करना चाहता है। विरोधात्मक इरादा, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। इस तकनीक में व्यक्ति को अपने डर या चिंता को बढ़ाने के लिए जानबूझकर कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अनिद्रा से पीड़ित व्यक्ति को रात भर जागने की कोशिश करने के लिए कहा जाता है। ये विरोधाभासी दृष्टिकोण अक्सर उस चिंता को कम करता है और व्यक्ति को डर पर काबू पाने में मदद करता है। ये उस व्यक्ति की मदद करता है जो किसी चीज से डरता है, उसे और भी अधिक डरने की कोशिश करके। पुस्तक का महत्व और निष्कर्ष। मनुष्य की अर्थ की खोज केवल एकाग्रता शिविरों में जीवित रहने की एक कहानी नहीं है, ये मानवीय आत्मा की अदम्य शक्ति का एक वसीयतनामा है। फ्रैंकल का संदेश स्पष्ट और शक्तिशाली है। जीवन में अर्थ हमेशा पाया जा सकता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हों। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, न कि केवल कैसे जीवित रहें। फ्रैंकल का कार्य हमें याद दिलाता है कि मनुष्य को दुख से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें अर्थ खोजना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने क्यों को जानता है तो वो किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। यह पुस्तक न केवल उन लोगों के लिए प्रेरणा है जिन्होंने भारी कठिनाइयों का सामना किया है, बल्कि ये उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक भी है जो अपने जीवन में उद्देश्य और संतुष्टि की तलाश में है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी बाहरी परिस्थितियों के बंधक नहीं हैं, बल्कि हम हमेशा अपने भीतर अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता रखते हैं। यह आशा का एक शाश्वत स्रोत है जो इस बात पर जोर देता है कि मानवीय गरिमा कभी भी पूरी तरह से छीनी नहीं जा सकती और अर्थ की खोज हमें सबसे अंधेरे क्षणों में भी जीवित रहने और फलने फूलने में मदद कर सकती है।
ये पुस्तक न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि ये एक कालातीत दर्शन भी है जो अनगिनत लोगों को अपनी नियति का सामना करने और अपने जीवन में अर्थ खोजने के लिए सशक्त बनाता है।